गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले हमने कौन से जो टॉपिक स्टडी किए थे उनको हम स्टार्ट से एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। चैप्टर 3 हम स्टडी कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और एंडोस्पर्म की स्ट्रक्चर और उसका डेवलपमेंट स्टडी कर लिया। अब हम स्टडी करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या टर्म आता है? एम्ब्रियोजेनेसिस। जीनेसिस का मतलब होता है स्पेसिफिकली कुछ बनना, यानी किसी भी चीज़ के फॉर्मेशन की प्रोसेस कहलाती है जीनेसिस। तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यानी एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये प्रोसेस के बारे में सबसे पहले एक अंकल थे जिनका नाम था हेनस्टीन। ईयर था 1884। इस ईयर में इन्होंने इसके बारे में स्टडी किया। हेनस्टीन। प्लांट कौन सा था? प्लांट था कैप्सुला बुर्सा। कौन सी फैमिली का प्लांट है ये? क्रूसीफेरी। ठीक है। अब इन्होंने ये एम्ब्रियो का स्टडी कर लिया। एम्ब्रियो से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिटेल देना चाहती हूँ। सीड को ग्रो करते हुए हम सब ने देखा है, राइट? एक सीड को ग्रो करते हुए, है ना? तो उसमें किस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए ये वाले टर्म पे। ये क्या है? ये ग्राउंड लेवल है। अब इसके बाद जब सीड ग्रो होता है तो उसके ऊपर दो पहले मोटे मोटे से लीव्स से लगते हैं। ये दोनों लीव्स क्या होते हैं? कॉटिलेडन्स होते हैं। हर सीड में अलग अलग टाइप के होते हैं, राइट? अलग अलग शेप कैरी करते हैं। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जो लीव्स लगती है ना, वो उस प्लांट की जो ओरिजिनल लीव्स होती है वो होती है। तो ग्राउंड लेवल से इस कॉटिलेडन तक का पूरा ये स्टेम जैसी जो स्ट्रक्चर होती है, वीक स्टेम, उसको हम कहते हैं क्या? हाइपोकोटाइल। क्या कहेंगे? हाइपोकोटाइल। फिर इस कॉटिलेडन से ऊपर लीव्स लगने तक का जो ये स्टेम होगा उसे हम कहते हैं एपिकोटाइल। ओके, क्या कहेंगे? एपिकोटाइल। और ऊपर वाला पार्ट तो पूरा प्लूम्यूल होता ही है जो ग्रो करता है, और नीचे वाले पार्ट को हम रेडिकल या प्रांकुर कहते हैं। ये सारी डिटेल्स हमने पहले पढ़ी थी, पर अभी हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसलिए सबसे पहले क्या चीज़ क्या होती है उसका नाम हमें पता होना चाहिए, वरना हम उसके काम के और उसके बनने के बारे में कैसे समझेंगे, राइट? तो फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। ग्राउंड लेवल है ये सीड ग्रो की। तो जो पहली लीव्स लगती है, जो पहले मोटे मोटे दल जैसी स्ट्रक्चर उसमें लगती है, उसे हम कहते हैं कॉटिलेडन। ग्राउंड लेवल से उस कॉटिलेडन तक का स्टेम कहलाता है हाइपोकोटाइल। कॉटिलेडन से ऊपर जहाँ पर लीव्स लगते हैं उतना लंबा स्टेम कहलाता है एपिकोटाइल। ठीक है, एपिकोटाइल। फिर ऊपर वाला पार्ट रूट शूट हो जाता है और नीचे वाला पार्ट हो जाता है रूट। ठीक है। तो अब हम स्टडी करेंगे ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो डेवलप कैसे होता है। आप लोगों को याद होगा तो ये थी हमारी बेसिक ओव्यूल की स्ट्रक्चर, राइट? अब इसके अंदर यहाँ पे था एग सेल जिसमें फर्टिलाइजेशन होगा, और इस एग सेल के अंदर ही क्या होता है? जाइगोट। ओके, तो ये डेवलपमेंट यहाँ हो रहा है इस रीजन में। ये मैंने आपको पहले इसलिए बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एग सेल थी वही तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करती है और मेल गैमेट के साथ मिलकर जाइगोट बनाती है। तो यहाँ पे होता है अपना जाइगोट। अब जाइगोट में क्या होता है? सिर्फ एक ही सेल रह जाती है यहाँ पर, फिर अंदर ये बड़ा सा एंडोस्पर्म रह जाता है, और एंटीपोडल सेल और बाकी जो सारी सेल्स थी वो डीजेनरेट यानी नष्ट हो जाती है। तो इसका तो हमने पढ़ लिया, एंडोस्पर्म को तो हमने पढ़ लिया, है ना? जो यहाँ की 3N सेल थी वो एंडोस्पर्म बना रही थी, इसके बारे में हमने स्टडी कर लिया। अब हम स्टडी करेंगे क्या ये 2N जो जाइगोट था ये कैसे ग्रो करता है। ओके, तो ध्यान दीजिए। जाइगोट में सबसे पहले अनुप्रस्थ। अच्छा, एक और टर्म्स मैं आपको बता देती हूँ। वैसे मैंने 11th में भी आप लोगों को ये चीज़ें बताई थी, ये बहुत बेसिक है पर आपको पता होनी चाहिए। ये डिवीजन को क्या नाम देते हैं और क्यों देते हैं और कैसे होता है ये डिवीजन? ठीक है, समझो ये कोई बेसिक सेल है। अगर ये डिवीजन इस अक्ष पर हो रहा है, ऐसे कट रही है वो सेल या ऐसे डिवाइड हो रही है, तो ये वाला अक्ष कहलाता है ट्रांसवर्स इंग्लिश में, और हिंदी में इसे कहते हैं अनुप्रस्थ विभाजन। ठीक है। अगर
ऐसे कट होता है सेल या ऐसे डिवाइड होता है, कट नहीं डिवाइड होता है, तो इंग्लिश में हम इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, हिंदी में इसे कहते हैं लंबवत। ओके, क्या कहेंगे? लंबवत। अब एक बात होती है कि इस अक्ष पे ट्रांसवर्स तल पे अगर सेल कटी तो ये दो ऐसी सेल बन जाएगी, राइट? तो ये वाला पोर्शन इस सेल का हेड हो जाएगा, ये वाला इसका बैक पोर्शन हो जाएगा, है ना? फिर इस सेल के लिए अगर मैं कहूँ कि इसने ट्रांसवर्स डिवीजन दोबारा कर लिया है तो इसका अनुदैर्ध्य क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। समझ रहे हो? ये एक सेल थी, ये ऐसे दो पार्ट्स में टूटी, अब इसका हेड ये हो गया, बैक ये हो गया, इस वाली का हेड ये, बैक ये। अब ये वापस से अनुप्रस्थ कर रही है तो ये ऐसे कटेगी, ना कि ऐसे नहीं, ऐसे कटेगी। ओके, तो ये इसका अनुप्रस्थ हो गया, तो ये भी ट्रांसवर्स है। फिर एक डिवीजन आता है इस तल पे, इसको हम कहते हैं डायगोनल, विकीर्ण तल पर विभाजन। अपन ये रेक्टेंगल जब पढ़ते हैं या स्क्वायर पढ़ते हैं तो ये विकीर्ण होता है ना, वैसे ही इसे कहते हैं विकीर्ण तल। अब इस विकीर्ण तल को अगर हम थोड़ा सा घुमा दें, थोड़ा सा रोटेट कर दें, अब ये सीधा ऐसा है ना, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दे तो ये हो जाता है पेरिक्लाइनल। क्या हो जाता है? पेरिक्लाइनल। ऐसे हल्का सा रोटेट कर दिया, और इसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर ये ऐसा हो जाए तो इसे हम कहते हैं एंटीक्लाइनल। एंटीक्लाइनल क्या है? पेरिक्लाइनल का सीधा सीधा ऑपोजिट, ठीक है? तो ये डायगोनल का अगर थोड़ा सा रोटेट कर देंगे तो वो हो जाएगा पेरिक्लाइनल, और उसका ठीक ऑपोजिट उल्टा वाला कट हो जाएगा एंटीक्लाइनल। ये सारे डिविजन्स हम पहले इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये डिविजन्स को हम अभी स्टडी करेंगे। स्टडी कैसे करेंगे? अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ जाइगोट ने अनुप्रस्थ डिवीजन किया या ट्रांसवर्स डिवीजन किया, तो अब मैं बार बार आपको नहीं समझाऊंगी कि मैंने ऐसे काटा है या ऐसे डिवाइड हुआ है। अब आपको नाम से ये बातें समझ में आनी चाहिए कि कौन सा ट्रांसवर्स होता है, कौन सा लॉन्गिट्यूडनल होता है। ओके, इसीलिए मैंने आपको ये अभी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब हम देखेंगे कि जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है। एम्ब्रियो क्या है भाई? एम्ब्रियो वो स्ट्रक्चर है जिससे एक प्लांट बनेगा। एम्ब्रियो क्या है? वो स्ट्रक्चर जिससे आगे जाके एक प्लांट डेवलप होने वाला है। तो कौन बनाता है एम्ब्रियो? जाइगोट बनाता है। तो ये एम्ब्रियो कहाँ हो गया? ओव्यूल के अंदर। इसकी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी। ये यहाँ पे थी हमारी एक सेल, तो ये यहाँ पे डेवलप कर रहा है, तो इस न्यूसेलस वाले भाग के अंदर ही होता है। फिर बाद में ये और ग्रो करके सीड बनाता है। एम्ब्रियो क्या होता है? सीड के अंदर एक छोटा सा पार्ट, ठीक है? उस पार्ट से ही सीड से नया प्लांट ग्रो करेगा। जैसे मैं अगर आपको सीड बना के बताऊं, यहाँ बनाती हूँ। जैसे ये एक डाइकॉट सीड है, बेसिकली ये चने का बीज है, ऐसा ही कुछ होता है ना, समथिंग लाइक दिस। तो चने के बीज में आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक नोच सी होती है, छोटी सी, एक हल्का सा गड्ढा सा होता है। इस गड्ढे के पास यहाँ पर ही एम्ब्रियो होता है। तो एम्ब्रियो क्या है? इतनू सा पोर्शन। और ये जो बड़े बड़े ये है ना, ये कहलाते हैं कॉटिलिडन्स। ये क्या करेंगे? ये जो डेवलप हो रहा हुआ एम्ब्रियो है ना, इसको सपोर्ट देंगे, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर एंडोस्पर्म इसे कवर करके रखता है, और ये क्या होते हैं? कॉटिलिडन, ठीक है, जो इसको डेवलप करेंगे। तो पूरी सीड एम्ब्रियो नहीं होती, सीड के अंदर एक छोटा सा पार्ट एम्ब्रियो होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स को इन बातों में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हाँ एम्ब्रियो तो है। अब आपको मैं ये समझा दूंगी, आपको ये तो याद हो जाएगा कि ये एम्ब्रियो है, पर एम्ब्रियो है कहाँ, क्या होता है, इन बातों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसलिए मैंने ये बातें आपको पहले ही क्लियर कर दी। अब देखते हैं जाइगोट कैसे डिवाइड करता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जाइगोट कैसा होता है? 2n टाइप का। तो अब यहाँ पर सिर्फ माइटोसिस की प्रक्रिया होगी। क्या होने वाला है? माइटोसिस, या हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन, यानी 2n से 2n सेल ही बनेगी। तो ध्यान दीजिए, जाइगोट 2n में पहला ट्रांसवर्स डिवीजन, यानी ऐसे कटेगा, 2 सेल बनेगी। एक सेल तो छोटी बनेगी और जो दूसरी सेल होगी वो बड़ी बनेगी। छोटी वाली सेल होगी वो ऊपर की ओर होगी, इसलिए उसको एपिकल या शीर्षस्थ कोशिका कहते हैं।
और नीचे वाली सेल नीचे की ओर होगी, इसलिए आधारीय या बेसल सेल कहते हैं। अब ये आधारीय बेसल सेल का पोजीशन कैसा होता है, ठीक है, ये तो था हमारा ओव्यूल। अब यहाँ नीचे की ओर जो सेल होगी ना, इस माइक्रोपाइल सिरे की ओर, ये माइक्रोपाइल था, वो वाली सेल होगी बड़ी, उसे हम कहेंगे बेसल। और जो सेल यहाँ पर ऊपर की ओर होगी यानी चैलेजा की ओर, निभाग की ओर, वो हो जाएगी छोटी, यानी शीर्षस्थ कोशिका। तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी ये सी और एम मेंशन किया है। सी का मतलब होता है चैलेजल पोर्शन की ओर एपिकल सेल होती है, और एम का मतलब होता है माइक्रोपाइल रीजन की ओर बेसल सेल होती है। अब बेसल सेल के अंदर तो होता है ट्रांसवर्स डिवीजन, ठीक है, और एपिकल सेल के अंदर हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। तो सिंपल सा लॉन्गिट्यूडनल आपको पता है सीधा ऐसे लंबवत काटेगा, लंबा काट देगा, तो ये लंबा ऐसे डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर ये 2 सेल आ गई और फिर ये ऐसे 4 सेल बन गई, जिसमें से सबसे नीचे वाली सेल थी जो फिर से क्या है, सबसे बड़ी। एक बात आपको भूलनी नहीं है कि बेसल सेल में जो सबसे नीचे वाली सेल होगी वो हमेशा बड़ी ही रहेगी, और जो बेसल सेल के ब्रेक यानी डिवाइड होने के बाद जो ऊपर की ओर सेल बन रही है, ये छोटी छोटी सेलों के एक लाइन सी बना लेगी। ओके, उस लाइन को हम क्या कहेंगे, सस्पेंसर कहेंगे। ये देखिए सस्पेंसर या निलंबक। ओके, सस्पेंसर, ये ऊपर की ओर 2 सेल बनी, ये सस्पेंसर और ग्रो कर रहा है। यहाँ पे मैंने आपको बस इसको दर्शाया है बेसल सेल को हटा के, क्योंकि इसके बाद हम ये जो नीचे वाली फुली हुई सेल है इसको सीधे लास्ट में देखेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे किसी भी डायग्राम में मैंने बार बार बेसल सेल नहीं बनाई है, सिर्फ इस लास्ट वाले पोर्शन में आके मैंने बेसल सेल बनाई है, इसलिए ये आपको रेफर कराया है मैंने यहाँ पे। अब क्या होता है यहाँ पर, अब ये अक्ष था, इसका लंबवत तो ये हो गया ना। अब देखिए ये एक लाइन थी, अब इसका मैं 90 डिग्री पे एंगल बनाऊं, उसी को तो लंबवत कहते हैं, जो लंबवत काटता है, जो 90 डिग्री के कोण पर हो। तो इसका 90 डिग्री का कोण तो ऐसा हो गया, राइट। तो अब ये ऐसे डिवाइड कर जाएगा। ओके, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। देखिए अब ये एक सेल है, तो ये इस स्ट्रेट लाइन में, अब इसका लंबवत होगा यानी इसके 90 डिग्री के कोण पे होगा। तो इसके 90 डिग्री पर कौन है, ये वाली लाइन हो गई ना, तो ये वाला एंगल हो गया इसका 90 डिग्री। तो अब ये ऐसे कटेगी, तो ये हो गया ऐसे डिवाइड, ठीक है। अब इस स्टेज को क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट, या हिंदी में मैं कहूँ तो चतुष्क, चतुष्क स्टेज या चतुष्क अवस्था। क्वाड्रेंट क्यों, अब हम सिर्फ इस ऊपर वाले पार्ट को देखेंगे, निलंबक को बार बार नहीं देखेंगे। निलंबक लगातार डिवाइड करेगा और लाइन ही बनाएगा सेल्स की, लास्ट में टोटल 10 सेल बन जाएगी निलंबक से। ओके, अब इसने ये क्या बना लिया, ये 4 सेल है ना, 1 2 3 4, ये क्या हो गई क्वाड्रेंट स्टेज। अब ये क्या करते हैं, ये फिर से डिवाइड करते हैं, फिर से डिवाइड करेंगे और क्या बनाएंगे, ऑक्टेंट स्टेज। 8 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेंट। अब इन ऑक्टेंट में बाहर वाली 4 सेल और अंदर वाली 4 सेल दोनों के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, जिससे अब 4 सेल्स की थी, अब 4 बटी तो 4 की 8 हो गई, अंदर वाली 4 बटी तो इसकी भी 8 हो गई। तो बाहर की ओर 8 सेल बनेगी और अंदर की ओर 8 सेल होगी। समझे आप, इस अंदर वाले राउंड में कितनी थी, 4 सेल, और इस बाहर वाले राउंड में कितनी है, 1 2 3 4 4 सेल। तो अंदर वाली 4 ने डिवाइड किया तो हर एक की 2, तो अंदर बन गई 8 सेल, और बाहर वाली 4 सेल ने डिवाइड किया तो उस 4 की भी बन गई 8 सेल। अब ये जो बाहर वाली 8 सेल है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, डर्मेटोजन, क्योंकि ये डर्म लेयर बनाएगी। मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था, जहाँ पर भी डर्म या डर्मा वर्ड आता है यानी ये बाहर की स्किन, यानी प्लांट्स के रिलेशन में एपिडर्मिस बनाएगी, और अंदर वाली सेल को क्या कहेंगे, इनर लेयर। अब पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, ये क्या थी, 16 सेल की स्टेज हो गई ना, ये कैसी हो गई, 16 सेल स्टेज। अब ये वाली स्टेज में एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा, जिससे क्या बनेगा, प्रो एम्ब्रियो या प्राक भ्रूण। क्या बनेगा, प्राक भ्रूण, या इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रो एम्ब्रियो, ठीक है। अब क्या हो गया, अब यहाँ पे गोला सा बन गया सेल्स का, क्या बन गया, गोला, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गया ना। ये देखिए आप, एक गोले के रूप में अरेंज हो गई, इसीलिए इस स्टेज को क्या कहते हैं, ग्लोबुलर स्टेज,
क्या कहेंगे? ग्लोबुलर स्टेज। उसके बाद इस ग्लोबुलर स्टेज में क्या करना है, जैसे हम कान खींचते हैं ना, वैसे यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, वैसे यहाँ से पकड़ के और यहाँ से पकड़ के इसके कान खींचे जाते हैं, यानी ये ग्रो ऐसे करते हो, मतलब समझाने के तरीके से बता रही हूँ, इसके ऐसे कान खींचे जाते हैं और ये ग्रो कैसे करने लग जाती है, दोनों साइड ऊपर की तरफ। अब अगर मैं यहाँ पे देखिए, ये बॉल था, इसको मैं यहाँ से खींचूंगी और यहाँ से खींचूंगी तो धीरे धीरे ये ऐसा हो जाएगा ना, है ना, फिर और ग्रो करेगा तो ये ऐसा हो जाएगा। तो इसके रिजल्ट में यहाँ पे वो हार्ट जैसा शेप का कुछ आ गया ना, है ना। इसीलिए इस ग्लोबुलर स्टेज के ठीक बाद वाली स्टेज को हम क्या कहते हैं? हार्ट स्टेज एम्ब्रियो। तो क्या था, ग्लोबुलर वाली स्टेज में हमने क्या किया, कान पकड़ के खींच दिए। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, रियल में ऐसा नहीं होता। सेल्स के डिवीजन से प्रेशर पड़ता है, यहाँ वाली सेल्स और यहाँ वाली सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, जिससे प्रेशर बढ़ता है और ये बाहर की तरफ ग्रो करने लग जाती है। इसीलिए हार्ट स्टेज का फॉर्मेशन करना होता है। मैं आपको समझा रही हूँ, बॉल थी जिसके आपने दोनों ऐसे कान पकड़ के खींच दिए। ओके, तो ये आ गई अपनी हार्ट स्टेज। अब हार्ट स्टेज में आपको स्ट्रक्चर समझाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर समझ गए तो ये वाली समझना मुश्किल नहीं होगा। तो देखिए, सबसे नीचे की ओर तो सस्पेंसर था, है ना। अब सस्पेंसर के ठीक ऊपर वाला ये सिरा रेडिकल बनाएगा। क्या बनाएगा? रेडिकल। रेडिकल क्या होता है? मूलांकुर। आगे जाके बनाएगा, अभी नहीं बनाएगा, ठीक है। इस रेडिकल के ठीक साइड वाला हिस्सा क्या बनाएगा? हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल मैंने आपको समझा दिया, रेडिकल के ठीक ऊपर होता है, तो वो वाला रीजन क्या बनाएगा? हाइपोकोटाइल। अब बीच में जो ये सेल्स है ना, ये कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगी, तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा? प्लेरोम। ठीक है, क्या कहलाएगा? प्लेरोम। प्लेरोम के ठीक ऊपर जो लेयर है ना, ये कवर, ये क्या कहलाती है? पेरिब्लेम। प्लेरोम को जो कवर कर रही है वो कहलाती है पेरिब्लेम। अब पेरिब्लेम को भी बाहर से एक लेयर कवर कर रही है, जिसको हम क्या कहते हैं? डर्मेटोजेन। शुरुआत से आ रही है ना, सबसे बाहर वाली लेयर डर्मेटोजेन, ठीक है। अब इसके कान पकड़ के खींचे ना, तो अब ये खींचते चले जाते हैं, ये और ग्रो करते चले जाते हैं, और ये ऐसे तो मोटा था, अब ये ऐसे पतला और लंबा हो जाता है। इस स्टेज में देखिए पतला और लंबा हो गया। तो ये तो दो चीज़ें जो हो गई, ये दो तो हो गए इसके खींचे हुए कान। अब यहाँ से ये कैसी हो गई? लंबी। तो अब मैं आपको यहाँ से नीचे से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था? ये बेसल सेल को हम सबसे लास्ट में देखेंगे। जो नीचे वाली सस्पेंसर की जो सबसे नीचे वाली सेल है वो फूल जाती है, और यहाँ पे 10 सेल का लंबा सस्पेंसर बन जाता है। सस्पेंसर के ठीक ऊपर क्या होता है? रेडिकल होता है। फिर रेडिकल के ठीक ऑपोजिट, जहाँ से दोनों कान निकलेंगे, यानी ये वाला हिस्सा, यहाँ पे मैंने अब ये ब्लैक कलर से बना दिया है। अब यहाँ से क्या हो रहा है? गौर ध्यान दीजिए, यहाँ से ये दोनों अलग हो रहे हैं, राइट। तो जहाँ से ये दोनों अलग होते हैं उसके ठीक नीचे वाला हिस्सा क्या होता है? प्लूमूल होता है, यानी प्रांकुर बनाता है ये। और ये जो इसके कान होते हैं ना, ये क्या होते हैं? कॉटिलिडन। जो बीज पत्र बनाते हैं कॉटिलिडन होते हैं, ठीक है। और जो अंदर वाला होता है वो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग मास होता है। और ये जो होता है ना, ये इसको हम भ्रूण का अक्ष या एक्सिस कहते हैं, एम्ब्रियो का एक्सिस, ठीक है। तो अब ये आपको बेसिकली थोड़ी बहुत समझ में आने लगेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी सेल आगे जाके क्या बनाएगी, यानी किस सेल से बीज का या नए अच्छे प्लांट का क्या हिस्सा बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो डर्मेटोजेन थी वो डिवाइड करके क्या बनाएगी? एपिडर्मिस बनाएगी। इनर सेल मास जो था यहाँ पे, इसी से बाकी सारी चीज़ें बन रही थी। तो इससे क्या बनता है? एक तो हाइपोकोटाइल बनता है, ग्राउंड टिश्यू मेरिस्टेम बनता है, जो बीच में जो टिश्यू होता है जो कंटिन्यूसली डिवाइड करता है उसको हम भरण उत्तक कहते हैं, या इंग्लिश में ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। अब ये आगे जाके क्या बनाएंगे? कॉटिलिडन बनाएंगे, इसलिए कॉटिलिडन का भरण उत्तक कहलाता है। और प्रोकैम्बियल सिस्टम, प्रोकैम्बियल सिस्टम यानी ऐधा बनेगी प्लांट में, है ना। जाइलम फ्लोएम बनेगा तो उसको कवर करने के लिए ऐधा होगी, तो उसकी भी प्राइमरी सेल यहाँ पर भरी हुई होती है। फिर जो बेसल सेल होती है वो फूल कर वो क्या बनाती है? ऐसे लंबी होकर सस्पेंसर। सस्पेंसर कितनी सेल का होता है? 10 सेल का। सस्पेंसर की सबसे नीची सेल
लास्ट सेल स्वेल एंड फॉर्म हॉस्टोरिया। ये जो नीचे वाली जो सेल बड़ी हो जाती है, फूल जाती है, इसलिए क्या बनाती है? हॉस्टोरिया। आपको याद होगा हॉस्टोरिया को चुष्कांग भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चुष्कांग। इस चुष्कांग का क्या काम होता है? ये बाहर है ना आसपास की सेल से पोषण को या खाद्य पदार्थों को चूस चूस के एम्ब्रियो को देती रहती है, इसलिए लास्ट वाली ऐसे फूली भी होती है। अब ध्यान दीजिए, सस्पेंसर, ये जो सस्पेंसर था इसके ऊपर की ओर यानी एम्ब्रियो के तरफ वाले हिस्से में ये जो सेल थी ना, यहाँ पे रेडिकल था, राइट? इसी के पास में यहाँ पे हाइपोफाइसिस नाम की सेल होती है, और हाइपोफाइसिस और रेडिकल मिलके एक कोशिका बनाते हैं जो मूल की यानी रूट की या रेडिकल की शीर्षस्थ कोशिका बनाते हैं। तो रेडिकल की या प्रांकुर की शीर्षस्थ कोशिका कौन बनाता है? हाइपोफाइसिस नाम की संरचना और मूलांकुर खुद मिलकर मूलांकुर की शीर्षस्थ कोशिका बनाते हैं। अब मैं आपको बार बार ये क्यों बता दूं कि ये 10 सेल का बनता है, ये 8 सेल का बनता है, ये सेल की ये जगह आगे जाके ये बनाती है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो ऐसे ही बनते हैं और आते भी हैं ऐसे क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रही हूँ आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं। ओके, हमारे बोर्ड के एग्जाम में भी आते हैं, बोर्ड के एग्जाम में ब्रीफली भी आता है और कई बार छोटे क्वेश्चंस के रूप में भी आ जाता है। और जो आप अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम्स देते हो, जो नीट का क्लियरेंस होता है और भी जो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी ये छोटी छोटी बातें पूछी जाती है और ये छोटी छोटी बातें ही आपके इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं। इसलिए हम ये छोटे छोटे पॉइंट्स को छोड़ नहीं रहे, इन्हें कवर अप कर रहे हैं। तो फिर से ध्यान दीजिए, मैं आपको एक बार ब्रीफ में ये फिर से समझा देती हूँ। क्या था? जाइगोट था, अनुप्रस्थ विभाजन करके 2 सेल बनाया, ऊपर की ओर एपिकल सेल, नीचे की ओर बेसल सेल। एपिकल सेल कैसी होती है? छोटी, और बेसल सेल बड़ी। फिर बेसल सेल कंटिन्यूस डिवाइड करती है कैसे? ट्रांसवर्सली या अनुप्रस्थ रूप से विभाजित होकर 10 सेल लंबा सस्पेंसर बनाती है, जिसमें सबसे नीचे की सेल फूलकर हॉस्टोरिया बना लेती है, और ऊपर की सेल डिवाइड कर क्वाड्रेंट स्टेज बनाती है। सबसे पहले क्वाड्रेंट स्टेज के बाद दोबारा डिवीजन होता है, जिससे क्या बनता है? ऑक्टेंट, 8 कोशिकाओं वाला स्टेज बनता है। फिर पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, तो 8 से 16 सेल की स्टेज होती है, जिससे बाहर की लेयर 8 सेल की होती है और अंदर की सेल 8 सेल्स की होती है। बाहर की जो 8 सेल की लेयर थी वो जो बनाती है डर्मेटोजेन, और अंदर की जो 8 सेल की लेयर थी वो बनाती है इनर मास। पेरिक्लाइनल हुआ। अब इसके बाद ठीक ऑपोजिट डिवीजन हो जाएगा एंटीक्लाइनल। इस डिवीजन के बाद एक गोलाकार स्टेज आती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबुलर स्टेज कहते हैं। फिर ग्लोबुलर स्टेज के हम क्या करेंगे? कान पकड़ के खींच देंगे, तो क्या बन जाएगा? हार्ट सेल स्टेज आ जाएगी। हार्ट सेल स्टेज में जो कानों के बीच वाला भाग होता है वो आगे जाके क्या बनाता है? प्लूम्यूल बनाता है। हार्ट सेल स्टेज में सेंटर की ओर प्लेरोम होता है। प्लेरोम को एक लेयर कवर करती है जिसको हम कहते हैं पेरीब्लेम। इसके जो कान निकलते हैं वो बनाते हैं कॉटिलिडन, और सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं डर्मेटोजेन। नीचे की ओर रेडिकल होता है, रेडिकल के ठीक ऊपर की ओर क्या होता है? हाइपोकोटाइल। फिर ये कान और लंबे खींचते चले जाते हैं और हमारे पास फाइनली आ जाता है एम्ब्रियो। तो ये स्ट्रक्चर किसकी है? एम्ब्रियो की। दोनों कान बना लेते हैं कॉटिलिडन, दोनों कान के बीच वाला हिस्सा जहाँ पे कान जुड़े हुए होते हैं वहाँ पर होता है प्लूम्यूल। इसके अक्ष के ठीक नीचे की ओर होता है रेडिकल। रेडिकल के पास में हाइपोफाइसिस होता है। हाइपोफाइसिस और रेडिकल मिलकर रेडिकल की शीर्षस्थ कोशिका का निर्माण करते हैं, और डर्मेटोजेन आगे जाके एपिडर्मिस बना लेता है इस एम्ब्रियो का। तो ये था अपना एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियोजेनेसिस आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। साइंटिस्ट कौन थे? हेंस्टीन थे, जिन्होंने क्रूसीफेरी फैमिली का पौधा, कौन सा पौधा था? कैप्सेला बर्सा, जिस पर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, या सबसे पहले इसमें इन्होंने एम्ब्रियोजेनेसिस को पढ़ा। ठीक है, काफ़ी इजी सी प्रोसेस है, डायग्राम देख के डरना नहीं है। 1 या 2 बार आप बनाओगे तो आपको आने लग जाएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी। ये डायग्राम को आपको प्रैक्टिस करके बनाना है, तब जाके आपको ये इजीली हो जाएगा। तो अब आपने ये देखा वीडियो, अब देखने के बाद एक बार आप खुद से बनाइए, फिर थोड़ी देर बुक को बंद करके रख दीजिएगा। फिर वापस जब आप पढ़ने बैठो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद, इससे ज़्यादा टाइम मत देना भाई, इससे लंबा ब्रेक मत लेना।
ओके, फिर आप दोबारा इसको पढ़ना और फिर खुद बना के देखना, इतने में ही आपको याद हो जाएगा। ओके, तो ऐसे करके आप प्रैक्टिस करके पढ़ो और चीज़ों को याद रखो। इसके बाद अब एम्ब्रियोजेनेसिस देखा, अब हम सीड देखेंगे। अब ये तो एम्ब्रियो तो बन गया, ये आगे प्लांट बनाएगा, पर इसके आसपास इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और भी चीज़ें होती है, राइट, तो उनको स्टडी करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सीड। तो सीड कैसे बनती है, सीड कैसे बनती है का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है ओव्यूल जो होता है वो सीड में डेवलप होता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने आपको मेंशन करके रखा है कि ओव्यूल विल फॉर्म सीड। अब ओव्यूल में कौन सा पार्ट सीड का क्या पार्ट बनाता है ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत अजीब अजीब घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो ओव्यूल में इंटेग्यूमेंट्स थे, अध्यावरण जिनको हम कह रहे थे, वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सीड का कोट। तो क्या बनाते हैं, सीड कोट या बीजावरण, बीज को जो कवर करके जो छिलका होता है ना बीज का, वो ये दोनों बनाते हैं। कौन बनाते हैं, दोनों इंटेग्यूमेंट। अब दोनों इंटेग्यूमेंट ना अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए, जो आउटर इंटेग्यूमेंट होती है, जो बाहर वाली, वो बनाती है टेस्टा। क्या बनाती है, टेस्टा। सॉरी, यहाँ पे मैंने ऑपोजिट लिख दिया। टेस्टा होती है बाह्य बीजछोल और टेगमेंट होती है अंतः बीजछोल। अभी करेक्शन कर देती हूँ, क्या होती है, ये बाह्य और ये होती है अंतः। ठीक है, अब देखिए, जो आउटर इंटेग्यूमेंट होती है वो बनाती है टेस्टा और जो इनर इंटेग्यूमेंट होती है वो बनाती है टेगमेंट। ठीक है, अब इन टेगमेंट और टेस्टा दोनों मिलके क्या बनाते हैं, बीजावरण या सीड कोट। तो आपको यहाँ पे इंग्लिश के नाम ज़्यादा याद रखने होंगे, क्योंकि हिंदी के नाम तो बहुत इजी से, कोई सिग्निफिकेंट, कोई दिक्कत ही नहीं होगी ये याद रखने में, पर ये दोनों नए नाम हैं, टेस्टा और टेगमेंट। फिर जो स्टॉक होता है, जो बीजांड वृंत, जैसे ये बीजांड था, तो ये जो स्टिक थी ना ये वाली, ये स्टॉक बीजांड वृंत कहलाती है। ये स्टॉक बीज में भी बीज वृंत का काम करती है। तो ये स्टॉक ही बनाती है, बस बीजांड में बीजांड का वृंत थी और बीज में बीज का वृंत है। फिर जो बाकी सारे भाग होते हैं, जैसे ये वाला था हाइलम, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। जैसे ये वाला पोर्शन था हाइलम का, अगर ये फूला हुआ होता है तो उसे हम रेफी कहते हैं। ये माइक्रोपाइल का रीजन था, ये चेलेजा का भाग था। ये जो बाकी सारे भाग है ना, ये कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं करते, यानी कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं करते। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है हाइलम, माइक्रोपाइल, चेलेजा, रेफी, नो सिग्निफिकेंट चेंज, यानी कुछ ऐसा खास चेंज नहीं करते, ये कुछ सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाते ये सीड में। फिर है न्यूसेलस, ये वाला पार्ट जिसके अंदर ओव्यूल था, जिसके अंदर हमारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो बीजांड काय है वो ज़्यादातर डेवलपमेंट में यूज़ कर लिया जाता है, यानी जब एम्ब्रियो ग्रो कर रहा होता है ना, तब उसी को खा खा के ग्रो कर रहा होता है, यानी उसी से न्यूट्रिशन ले लेके ग्रो कर रहा होता है। पर कुछ प्लांट जैसे कि ब्लैक पेपर, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, काली मिर्च, देखी होगी आप सबने, ऐसे ब्लैक कलर के डॉट डॉट से होते हैं, है ना, यूज़ भी करते हैं हम मसालों के रूप में। तो ब्लैक पेपर में ये न्यूसेलस या बीजांड काय क्या करता है, परिभ्रूण या पेरिस्पर्म नाम की एक स्ट्रक्चर बनाता है। अब आपको नाम से ही समझ आ रहा है पेरी, तो पेरी का क्या मतलब होता है, ये एक पतला कवर बनाता है, किसके चारों ओर, भ्रूण के, यानी भ्रूण के चारों ओर तो ऑलरेडी एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष होता है, तो ये उस भ्रूणपोष को भी कवर कर लेता है। क्या कहलाता है ये, पेरिस्पर्म। ये किससे बनता है, न्यूसेलस यानी बीजांड काय से। अब इसके अलावा कुछ अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कुछ सिग्निफिकेंट रखते हैं, जिनका कुछ अलग और नया नाम है, जो आपको याद होना चाहिए, जिन पर क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं, आपके नीट के पेपर में भी आ चुके हैं, हमारे जो सिंपल आरबीएससी के एग्जाम्स होते हैं बोर्ड वाले, उनमें भी आ चुके हैं। तो ध्यान दीजिए, ओव्यूल के बाहर जो फ्लैशी कवर होता है, जो मोटा कवर होता है, कई बार मांसल कवर होता है, उसे हम कहते हैं एरिल।
अब ये एरिल मैंने बता तो दिया, अब इसका एग्जाम्पल आप कैसे समझोगे। आप सबने लीची ज़रूर खाई होगी, राइट। तो लीची में जो खाने वाला पार्ट होता है वो एक्चुअल में एरिल होता है और उसके अंदर बीज होती है, राइट। तो बीज को जो ऊपर से मांसल पार्ट कवर करता है वो कहलाता है एरिल, और लीची में जो खाने योग्य यानी एडिबल पार्ट होता है वो क्या होता है, एरिल। अब इसके बाद देखिए वाइट स्ट्रक्चर और माइक्रोपाइल। कई बार ये माइक्रोपाइल वाले रीजन पे कुछ काली वाइट कलर की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसे क्या कहते हैं, कैरुनकल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरुनकल। ये किस में पाई जाती है, अरंडी का बीज होता है, उसके स्टार्ट पोर्शन पे आपने व्हाइट कलर का कुछ वैक्सी स्ट्रक्चर देखा होगा, ये वही होता है कैरुनकल, जो माइक्रोपाइल रीजन पे प्रेजेंट था। अगर नहीं देखा है तो इस बार अरंडी का बीज जब देखो तब गौर करना। अरंडी का बीज कैसा होता है, ऐसा ऐसा कुछ बीज होता है और यहाँ पे हल्का सा ऐसे कुछ वाइट पोर्शन होता है और ये बेसिकली ब्राउनिश कलर का होता है जिस पर स्पॉट्स पाए जाते हैं। तो इस बार ध्यान देना। तो अरंडी को इंग्लिश में कैस्टर कहते हैं और ये किस फैमिली को बिलोंग करता है, यूफॉर्बिएसी को। इसके बाद में माइक्रोपाइल वाले रीजन पे एक टोपी नुमा एक प्लग जैसी स्ट्रक्चर भी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरकुलम। क्या कहेंगे, ऑपरकुलम। ठीक है। तो अब कौन सी स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं, अब ओव्यूल में क्या पार्ट बचा, कौन से सेल्स बचे जो अंदर थे। तो आपको सेल्स का फेट तो पता ही है, एग सेल जो थी वो जाइगोट बनाती है, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था, जो सेंट्रल सेल थी वो क्या बनाती है, एंडोस्पर्म, और बाकी जो सेल्स थी ऊपर वाली 3 एंटीपोडल सेल और दोनों सिनर्जिड, वो 5 सेल नष्ट हो जाती है यानी डीजनरेट हो जाती है। आपकी बुक में भी एक छोटू सा टेबल दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं, उसमें से ज़्यादातर चीज़ें तो मैंने यहाँ मेंशन कर दी है, सिर्फ जो सेल्स थी वो नहीं किए क्योंकि वो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं इतने टाइम से, तो अभी तक आपको वो बातें याद हो जानी चाहिए थी। अगर नहीं हुए हैं तो दोबारा आप उसे रीड करें और उन्हें कंठस्थ कर लें एक तरह से, क्योंकि यही आपको हेल्प करेगा। अब देखिए कि सीड होते हैं ना, सीड जो बीज होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं, किसके आधार पर कि उनके अंदर एंडोस्पर्म है या नहीं है। तो पहला टाइप क्या है, नॉन एंडोस्पर्मस या एक्स एल्ब्यूमिनस। नाम से ही समझ आ रहा है नॉन एंडोस्पर्मस यानी सीड के अंदर एंडोस्पर्म नहीं होगा। अब एंडोस्पर्म नहीं होने का रीज़न क्या है, यहाँ पे रीज़न ये है कि जब एम्ब्रियो ग्रो कर रहा था तब सारा जो ये था ना एंडोस्पर्म वो यूटिलाइज हो गया। तो देखिए मैंने मेंशन भी किया है, एंडोस्पर्म फुल्ली यूटिलाइज ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। सॉरी यहाँ पे गलती से मैंने एंडोस्पर्म ही लिख दिया, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। देयरफॉर सीड विद नो एंडोस्पर्म यानी सीड में एंडोस्पर्म नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल है मोस्टली डाइकॉट्स यानी डाइकोटिलेडन द्विबीजपत्री पौधे जैसे कि मटर, मूंगफली आदि। पर अब यहाँ पे अगर एंडोस्पर्म नहीं है तो सीड जब ग्रो करेगी तो पोषण उसको कौन देगा, उसके लिए यहाँ पर 2 बड़े बड़े कॉटिलेडन प्रेजेंट होते हैं यानी बीज पत्र। आपने देखा है ना, जैसे ये आपके चने का बीज है तो ये इसके 2 बीज पत्र हुए ना कॉटिलेडन्स, जो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। दूसरा है एंडोस्पर्मस या एल्ब्यूमिनस। नाम से समझ आ रहा है कि यहाँ पे एंडोस्पर्म है, यानी यहाँ पे जब भ्रूण का परिवर्धन हुआ या डेवलपमेंट हुआ तब एंडोस्पर्म ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हुआ और कुछ एंडोस्पर्म स्टोर रह गया। कब के लिए, सीड के लिए काम आने के लिए। तो सीड विद एंडोस्पर्म, और इसका एग्जाम्पल कौन है, ज़्यादातर मोनोकॉट्स या एक बीजपत्री पौधे। एक बीजपत्री पौधों का एग्जाम्पल सारे के सारे ग्रेन्स यानी अनाज, मेज़, मक्का, बाजरा, ज्वार, ये सारे अनाज इसी में आते हैं, गेहूँ, चावल और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो ये था हमारा सीड का डेवलपमेंट। अब हम स्टडी करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। तो देखिए इससे पहले हमने सीड का डेवलपमेंट देखा, अब हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। तो फ्रूट किस पार्ट से बनता है, तो फ्रूट जो ओव्यूल की स्ट्रक्चर होती है यानी जो बीजांड होता है वो उस बीजांड अंडाशय में प्रेजेंट होता है, यानी ये गाइनोशियम है और यहाँ पर ओवरी होती है, इसी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं, राइट। अलग अलग कार्पेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ओवरी, या हिंदी में क्या कहते हैं, अंडाशय, ये डेवलप होती है किस में, फ्रूट में। तो यहाँ पर क्योंकि ओव्यूल भी होता है
इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि ओव्यूल यानी सीड जो बनेगा, ओव्यूल से जो सीड बनता है वो भी किसके अंदर होता है, फ्रूट के अंदर। ओके, अब ऐसे फ्रूट जिनमें ओवेरी पार्ट करती है ओव्यूल के साथ, वो फ्रूट कहलाते हैं ट्रू फ्रूट यानी सत्य फल। सत्य फल, इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, ग्रेप्स ले सकते हो और बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ठीक है, ग्रेप्स, मैंगो, ऑरेंज, ये सारे ट्रू फ्रूट्स होते हैं। अब ट्रू फ्रूट्स में फ्रूट की जो भीती होती है यानी जो फ्रूट का छिलका होता है, जैसे हम खाने से पहले उतार देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रूट वॉल। अब ये वॉल कहाँ से बनती है, जो अंडाशय को ये जो भीती कवर करती है ना, ये जो लेयर, उसे अंडाशय भीती या ओवेरियल वॉल कहते हैं, वो क्या बनाती है, फ्रूट वॉल बनाती है। अब ऐसे फ्रूट जिनमें ओवेरी के साथ में कोई और पार्ट यानी फ्लावर का कोई और पार्ट भी यूटिलाइज हो, जैसे कैलिक्स हो गया, बाह्य दलपुंज, या कोरोला हो गया जो कलरफुल पार्ट होता है, या थैलेमस होता है जो कैलिक्स के नीचे का फुला हुआ पार्ट होता है जिसे हम पुष्पासन कहते हैं, वो पार्ट ले, तो ऐसे फ्लावर्स कहलाते हैं फॉल्स फ्रूट या असत्य फल। असत्य फल। अब इसके एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ, जैसे स्ट्रॉबेरी है, उसके अंदर जो स्टॉक होता है, इनफ्लोरेसेंस का स्टॉक होता है, वो होता है एडिबल पार्ट, जो फ्रूट समझ के जिसे हम खाते हैं। जैसे एप्पल होता है, उसमें जो एडिबल पार्ट यानी जो खाने योग्य पार्ट होता है वो थैलेमस होता है। ऐसे करके बहुत सारे असत्य फल के भी एग्जाम्पल्स हैं। लीची जो हमने थोड़ी देर पहले देखा, वो भी एक फॉल्स फ्रूट है। अब अगर फ्रूट का निर्माण बिना फर्टिलाइजेशन के यानी बिना सीड के हो, तो ऐसा फ्रूट क्या कहलाता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्योंकि ये जो प्रोसेस है बिना बीज बनने की, बिना फर्टिलाइजेशन यानी बिना निषेचन के फ्रूट बनने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है पार्थेनोकार्पी। और इसके रिजल्ट में जो फ्रूट बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो सिंपल भाषा में कहूँ तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कौन से हो गए, सीडलेस फ्रूट, जिनमें सीड नहीं होता। अब ऐसे तो बहुत सारे फ्रूट्स हम खाते हैं, देखिए एग्जाम्पल में क्या क्या आता है, बनाना आता है, पपाया आता है, पपीता जिसे हम कहते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी मेंशन कर रखे हैं। इसके बाद में जो इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक आता है उसे क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के अंदर बेसिकली हम एक पौधे की पूरी लाइफ साइकिल देखते हैं, यानी उसका पूरा जीवन काल। अब जीवन काल कहाँ से शुरू होता है उसका, जब वो एक गैमेट था। ओके, तो उसकी मेन प्लांट बॉडी से स्टार्ट करते हैं। तो मेन प्लांट बॉडी, ये वाला डायग्राम मैं आपको थोड़ी देर में समझाती हूँ, पहले हम इस डायग्राम से समझते हैं। तो बॉडी है मेन प्लांट बॉडी, जो क्या होती है, ट्री का एग्जाम्पल ले लें या प्लांट लिख देती हूँ, चलो प्लांट। इस पर क्या क्या होता है, स्टेम, रूट, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, राइट, ये स्ट्रक्चर होती है। अब इसके बाद ये फ्लावर आगे काम आएगा। फ्लावर के अंदर क्या होता है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, है ना। अब इनके अंदर ये 2n अवस्था थी, 2n स्टेज से यहाँ पर 2n स्टेज आ गई। तो ये जो 2n अवस्था है पूरी मेन प्लांट बॉडी, ये कहलाती है क्या, स्पोरोफिटिक या बीजाणुत्वित प्रावस्था, जो कैसी होती है, डिप्लॉइड या द्विगुणित होती है, 2n प्रकार की। फिर इनमें फ्लावर के अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस की प्रोसेस होती है, जिसके रिजल्ट में 2 गैमेट्स हमें मिलते हैं। अब ये जो गैमेट वाली स्टेज है ना, ये कहलाती है गैमेटोफिटिक स्टेज या युग्मकोद्भिद अवस्था, युग्मकों वाली अवस्था। ये कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। अब ये अवस्था को कौन दर्शाता है प्लांट में, पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल, ओव्यूल, ओके, पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल। अब इन दोनों का जब फ्यूजन हो जाता है तो जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट बनने के बाद सिर्फ माइटोसिस की एक्टिविटी होती है, इसलिए जाइगोट से ये अवस्था क्या कहलाती है, स्पोरोफिटिक। इस तरह से एक के बाद एक के बाद एक ये स्टेज आती है। ऐसा तो होता नहीं है कि स्पोरोफिटिक के बाद सीधे स्पोरोफिटिक आ जाए, राइट। तो एक के बाद एक दूसरी स्टेज का आना, जैसे मैंने एक लाइन में आपको
को अरेंज किया और लाइन में मैंने ऐसे अरेंज किया, पहले एक लड़का खड़ा है, फिर एक लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की, तो एक के बाद एक हो गया ना, ऑपोजिट ऑपोजिट। तो ऐसे ही एक स्टेज के बाद दूसरी अवस्था, पहले स्पोरोफिटिक फिर गैमेटोफिटिक, स्पोरोफिटिक फिर गैमेटोफिटिक, बीजाणुद्भिद फिर जीवाणुद्भिद, बीजाणुद्भिद और फिर युग्मकोद्भिद। तो इसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या बेसिकली किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट की लाइफ साइकिल। तो इसी के साथ हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसका क्या नाम था, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। थैंक यू एवरीवन।